हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट का सिलेबस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 का सिलेबस, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं सिलेबस को लेकर के। एंटायर सिलेबस ही उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आज हम पेपर 1 की बात करेंगे, जिसमें टोटल 10 यूनिट होती हैं। पेपर 2 में भी 10 यूनिट होती हैं। फ्रेंड्स, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो पेपर 2 में, बट पेपर 1 सभी का सेम रहता है, एज इट इज़ रहता है। तो आज हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको देखते हैं हम। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जिसको हम शिक्षण या अधिगम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हम शिक्षण या अधिगम भी कहते हैं, तो इसके बारे में टोटल क्या क्या पढ़ना है आपने। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, आपके पढ़ाने का तरीका, वो सारी मेथड जिससे आप लर्निंग और एक्विजिशन, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम सीखना कहते हैं। लर्निंग यानी सीखना, जैसे आप सिखाते हैं। ठीक है, तो वो सारी जो मेथड होती हैं उन मेथड के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग कंसेप्ट, कि टीचिंग की क्या कंसेप्ट है, क्या अवधारणा है, किन अवधारणाओं पर टीचिंग बेस्ड है, वो सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, उसके लेवल ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के कितने लेवल होते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यूनेस्को के अनुसार टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। मेमोरी लेवल, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम स्मृति स्तर कहते हैं हिंदी में। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम समझ का स्तर कहते हैं। और तीसरा है चिंतन यानी रिफ्लेक्टिंग लेवल, यानी कि जो आपका 1st से 5th तक का जो बच्चा होगा वो मेमोरी लेवल पर पढ़ाई करेगा। वो सिर्फ चीज़ों का रट्टा लगाएगा, याद करेगा। मेमोरी बेस्ड टीचिंग की जाती है उसके साथ। ठीक है, उसे मेमोरी बेस्ड तरीके से टीच किया जाता है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो 11 से लेके 16 तक का जो बच्चा है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाता है, यानी कि वो चीज़ों को समझने लगता है और उन पर सवाल भी करने लगता है कि ऐसा क्यों होता है। अगर ट्रायंगल का टोटल जो है वो 180 डिग्री है तो वो क्यों है। तो इस तरीके से जो बच्चा है वो क्यूरियोसिटी दिखाने लगता है, सवाल करने लगता है। और रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग लेवल वो होता है जब बच्चा चिंतन करने लगता है। अभी तक तो वो सिर्फ ये सवाल कर रहा था, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। लेकिन अब वो क्या करेगा, वो अपने भी थॉट्स आपके साथ शेयर करने लगता है। तो उसे हम बोलते हैं चिंतन का स्तर, यानी कि रिफ्लेक्टिंग लेवल, जिस पर बच्चा खुद की ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करने लगता है, उस पर अपनी ओपिनियन बताने लगता है। तो इसको हम रिफ्लेक्टिंग लेवल कहते हैं। तो ये 3 पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें। फिर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अब लर्नर है। देखिए, टीचिंग के 2 फैक्टर होते हैं, एक टीचर और एक लर्नर, और तीसरा होता है टीचिंग मटेरियल।
ठीक है, क्या पढ़ रहे हो आप, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, वो तीसरा फैक्टर है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, टीचर, दूसरा हो गया लर्नर। लेकिन अब एनईपी की जो न्यू पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सबसे मेन फैक्टर क्या है, लर्नर। यानी कि अब हम क्या करते हैं, जो हमारा शिक्षार्थी है, जो हमारा स्टूडेंट है, छात्र स्टूडेंट ओरिएंटेड, ठीक है, तो छात्र को विशेष महत्व दिया जाता है अब टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो लर्नर है तो लर्नर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, तो उनके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है कि कौन सी अच्छी परिस्थितियाँ हैं, कौन सी बुरी परिस्थितियाँ हैं, लर्नर का क्या नेचर है, क्या उसके सोशल कल्चर है, क्या उसके इमोशंस हैं, क्या कॉग्निटिव, यानी कि सारी चीज़ें आपको लर्नर के बारे में यहाँ पर जाननी होती हैं। अगली बात अगर हम करें तो अगला हमारा है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग में टीचर, लर्नर और टीचिंग मटेरियल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई। तो जैसे हम कहते हैं ना, कुछ फैसिलिटीज़ की कमी के कारण बच्चा आगे नहीं जा पाया, ठीक है, फिर कुछ वातावरण ऐसा था कि बच्चा नहीं पढ़ पाया या अच्छा पढ़ पाया, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें, ठीक है फ्रेंड। फिर मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, कौन कौन सी वो मेथड है जिनसे टीचर हायर लर्निंग यानी उच्च शिक्षा में योगदान दे सकता है। तो देखिए, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया था, छात्र केंद्रित विधि और शिक्षक केंद्रित विधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो विधियां होती हैं, तो इनमें सबसे बेस्ट हमें कौन सी माननी है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, शिक्षार्थी केंद्रित विधि, जिसमें हम बच्चे को ही मेन फैक्टर मानकर चल रहे हैं। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, तो कौन सी बेस्ट है, विच इज बेस्ट, ठीक है। तो ऑफलाइन मेथड बेस्ट हैं या ऑनलाइन मेथड बेस्ट हैं, तो ऑनलाइन मेथड में मूक्स, जिसके आपके ये उदाहरण हैं स्वयं प्रभा, स्वयं, है ना, और भी बहुत सारी जो मूक्स की मेथड हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो वो कौन सा अच्छा है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक जो पहले से चला आ रहा है, या मॉडर्न आईसीटी बेस्ड। मॉडर्न टीचिंग फैक्टर कौन सा है, आईसीटी बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर, यानी आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक पर, जैसे कि हम ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग आजकल करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन की क्या विधि होनी चाहिए भाई, एलिमेंट क्या हैं इसके, फिर टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी वो मेथड हैं इवैल्यूएशन की जिनसे हम लर्नर को आगे बढ़ा सकते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, तो ये 3 सिस्टम्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑल ओवर टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको सिलेबस समझा रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक्स में भी ये यूनिट सेम मिलेगी आपको। तो रिसर्च का मतलब क्या है, अनुसंधान या शोध, ठीक है फ्रेंड। तो अनुसंधान क्या है,
मीनिंग्स उसकी, टाइप्स उसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएं, फिर पॉजिटिव्स एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च, है ना। तो ये सारी चीज़ें, रिसर्च की बहुत सारी अप्रोच होती हैं जिन्हें हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड, ये सारे मेथड्स के आपके नाम हैं। ठीक है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की क्या स्टेप होनी चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे बाद में क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझेंगे। फिर थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, जब हम रिसर्च कर लेंगे तो फिर थीसिस लिखेंगे, उस पर हम आर्टिकल राइटिंग करेंगे, जिससे हमारी रिसर्च जो है, रिपोर्ट जो है, पब्लिश के लिए रेडी हो जाएगी। अब एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो रिसर्च में आईसीटी के, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कौन कौन से यहाँ पर, सॉरी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से यहाँ पर एप्लीकेशन यानी ऐप हैं जो रिसर्च में हेल्प करते हैं, रिसर्च के लिए अच्छे हैं। रिसर्च एथिक्स क्या है, एथिक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, रिसर्च की जो पुरानी प्राकृतिक परंपराएं हैं उनको हम एथिक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 3, कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमारे पास पैसेज आएगी और पैसेज से हमें 5 क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो कॉमनली सभी बच्चे जानते हैं। फिर आती है एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट, कम्युनिकेशन, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हर एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन को ऐड किया गया है। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब पे होते हैं तो आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। कम्युनिकेशन के बिना तो कोई भी काम संभव ही नहीं है। कम्युनिकेशन मीनिंग समझ लेंगे क्या है, तो सूचनाओं के आदान प्रदान को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को पहुंचाना ही कम्युनिकेशन है। वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वर्बल का मतलब होता है जो हम बोल के, लिख के वो बताते हैं, वो वर्बल। और नॉन वर्बल मतलब जो हम इशारों में बात करते हैं, कुछ हमारा अप्लाइड होता है, गर्भित बातें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल। तो कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है फ्रेंड। फिर आगे बात करते हैं हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। अब वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरपर्सनल, पर्सनल, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, 2 होते हैं फ्रेंड। कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन के टाइप हैं। तो इनमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वेरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो कौन कौन सी वेरियर हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि एक क्लास लगी हुई है और आसपास के माहौल में बहुत शोर है, नॉइज़ है बहुत, तो क्या वहाँ पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है? तो आंसर इज़ नो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि वहाँ पर इतना शोरगुल है कि बच्चे जो है इरिटेट हो रहे हैं, टीचर्स की बात बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही, बच्चों की बात टीचर तक नहीं पहुँच पा रही, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होने वाला है। मास मीडिया इन सोसाइटी, अभी मैंने आपको बताया मास मीडिया मानी जैसे हम एक नेता का भाषण सुनते हैं, है ना, पॉलिटिशियन जो अपना भाषण सुनाते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन का एक टाइप है जहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी सब उसे सुन रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगली यूनिट की तरफ जो हमारी है यूनिट नंबर 5, और ये है भाई मैथ, आपका मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। इस में आपको मैथ
और कुछ नंबर सीरीज़ वगैरह ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए रीजनिंग एंड इट्स टाइप। तो रीजनिंग क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं। तो रीजनिंग को इस एग्ज़ाम के सिलेबस में रखने का सिर्फ यही एक रीज़न है, इवन तो हर एग्ज़ाम में इंक्लूड करने का यही एक रीज़न है कि आपका लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग हो, आप किसी चीज़ को किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, कितना स्मार्टली आप उसका आंसर दे सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी चेक की जाती है इसमें। तो रीजनिंग क्या है, उसके कितने टाइप हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, असर्शन रीजन जिनको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है इवेल्युएटिंग, है ना, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, एनालॉजीज तक है फ्रेंड। ठीक है, फिर हम आते हैं अगली यूनिट 6 यूनिट भी आपकी रीजनिंग का ही हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मैथ के रीजनिंग के आते हैं, इसमें सिर्फ रीजनिंग आएगी आपकी। एनालॉजीज है जिसमें आपको 3 चीज़ें सेम दी गई होंगी और एक आपको उसमें से अलग फाइंड करना होता है, एक चीज़ अलग होती है जो उस तीनों के ग्रुप से थोड़ी चेंज होती है, तो उसको आपको चूज़ करना होता है। वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम है, इंडियन लॉजिक है। ठीक है, ये इंडियन लॉजिक फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी इंडियन लॉजिक के नाम हैं प्रमाणास, ठीक है, अनुमाना, उपमाना, ये सारे जो हैं उसके टाइप हैं इंडियन लॉजिक के। स्ट्रक्चर एंड किड्स ऑफ, तो स्ट्रक्चर है ये व्याप्ति, है ना, हेत्वाभास बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये आता ही है एग्ज़ाम में, फेलिसिस जो हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यूनिट है आपकी 7 जो मोस्ट IMP, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं DI के। तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए ये कई तरीके से आता है। बार चार्ट में, बार चार्ट मतलब एक ग्राफ बनाते थे जो आप बचपन में, ग्राफ में सीधी लाइनें हैं हॉरिजेंटल, उसको हम बार चार्ट कहते हैं, या वर्टिकल जैसी भी हों। फिर हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, कई प्रकार के चार्ट में एक डेटा दिया होता है, उस डेटा को आपको एनालाइज करना होता है और उसकी बेसिस पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनको आपको आंसर करना होता है। आने वाले वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। चलिए, अब 8th यूनिट आती है, वो भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगेन, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, ICT सभी, कोई भी इससे अनजान नहीं है, आजकल फाउंडेशन कोर्स में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो हर बच्चा इससे वाकिफ़ होता है। तो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। कंप्यूटर ने और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में कितना परिवर्तन किया है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं, जैसे जनरल ऑब्जर्वेशन एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, बेसिस ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर हम प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, उच्च शिक्षा से रिलेटेड जितने डिजिटल पहल हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर मूक देखा था, स्वयं प्रभा देखा था, तो ये कहीं ना कहीं एक डिजिटल एजुकेशन की तरफ इशारा करते हैं। ICT एंड गवर्नेंस, इनमें जो रिलेशन है उसके बारे में। फिर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन। अब अगली यूनिट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम बोलते हैं यूनिट नंबर 9, पीपल एंड डेवलपमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यानी कि
हम मनुष्य हैं, हमारा विकास और पर्यावरण से क्या क्या रिलेशन है, वो कैसे कैसे हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। तो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, क्या रिश्ता है इन दोनों में। एनवायरमेंटल इश्यूज़ जैसे कि लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कैसे हमें इफ़ेक्ट करता है, ये सब बातें यहाँ पर जानेंगे। फिर सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिमेंशंस, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो पॉल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक हैं, वो हमारी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं या क्या इफेक्ट डालते हैं, वो सारी चीज़ें। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सोलर, वाइंड, सॉइल, हाइड्रो, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेचुरल हैज़ार्ड हैं, ये सारी चीज़ें। फिर अब इनके लिए कुछ लॉ बनाए गए, कुछ एक्ट बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए, उनके बारे में भी हमें यहाँ जानना होगा। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब बनाया गया। कुछ प्रोटोकॉल हैं जैसे रियो समिट, कन्वेंशनल एंड बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इन सब के बारे में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जानना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस यूनिट का, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं सबसे लास्ट यूनिट, 10th यूनिट हमारी, जिसको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन। अगेन मोस्ट IMP, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंसेंट टीचिंग लर्निंग की मेथड और जो हिस्टोरिकल चेंज हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो एंसेंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया से लेकर के करंट में अभी जो टाइम चल रहा है उस तक क्या क्या चेंजेस हमारी हायर एजुकेशन में हुए हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं फ्रेंड। तो एंसेंट इंडिया का तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा। प्राचीन में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, दो पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता के पहले क्या क्या एवोल्यूशन, क्या क्या नई क्रांतियाँ आई शिक्षा में, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या समितियाँ बनी, क्या क्या फैसले लिए गए। फिर ओरिएंटल कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हमने चलाए गए। प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, जो नई नई पॉलिसीज़ लेकर के आए, हमने चेंज किया और डेवलप किया उसको। फिर वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन को हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर पॉलिसीज़ गवर्नेंस, जैसे अभी NEP भी इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। NEP में हमने क्या कर दिया, सारी चीज़ें जो है टीचर सेंटर्ड थी, जबकि हमने अब सारी चीज़ें स्टूडेंट सेंटर्ड कर दी हैं, लर्नर सेंटर्ड कर दी हैं, जिसमें छात्र को ही केंद्रित करके हम सारे काम, सारी टीचिंग के वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आपका ऑल ओवर सिलेबस ऑफ पेपर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी बच्चे जो UGC नेट का ये उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, वो इस सिलेबस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकें। और आगे भी आने वाले वीडियोस में हम, आने वाले लेक्चर वीडियोस में हम छोटे छोटे टॉपिक्स को बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को एजुकेशनल व्यू बाय कांता भदौरिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले आपको
मेरे जो भी लेक्चर वीडियोस मैं पब्लिश करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स and thanks for listening and watching. Thank you.